नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली जनवरी माह जो आपका चल रहा है उसके हम लोग बिल्कुल मध्य में पहुंच रहे हैं और चूंकि महीना या व्यतीत होने वाला है और ऐसे में आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो हम लोग ये करंट अफेयर्स सुबह सुबह करते हैं, ये जो आपका आयोग है यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि परीक्षा आपका पीसीएस और आरओ का कराता है, उसमें जो ट्रेंड आपका जो बदल रहा है उस आधार पर हम लोग करंट अफेयर्स को 1 जनवरी से कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले भी हम लोग अच्छे से करते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया है, पैटर्न को चेंज कर दिया है ताकि आपको कोई भी समस्या देखने को ना मिले। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज पढ़ना और समझना है। और इसके पहले मैंने कई बार कहा आपसे कि हम लोग लास्ट डे का रिवीजन जरूर करेंगे और ये आपकी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स दोनों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आर्टिकल हमने विश्व हिंदी दिवस पर फ्राइडे को कराया था, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और एक हमने क्वेश्चन कराया था विश्व प्रवासी दिवस के बारे में। तो प्रवासी जो दिवस है वो उसमें 28वां लिख गया था, हालांकि हमने कमेंट में उसको पिन करवा दिया था, तो वो 28वां नहीं बल्कि 18वां प्रवासी दिवस था। ठीक है, उसको आप लोग एक बार सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे आते हैं पॉइंट पर। लास्ट डे का रिवीजन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको कराया था कि जो एनएसओ है यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जिसको हम लोग एनएसओ कहते हैं, उसने एक डेटा रिलीज किया था। उसमें जो पहला पॉइंट था वो आपके लिए बहुत जरूरी था। उसमें क्या था कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान में 8.2% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2024-25 है उसमें वास्तविक जो जीडीपी में 6.4% का अनुमान जो है लगाया गया है। और ये डेटा आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। दूसरा, एक न्यूज चर्चाओं में थी श्रम पोर्टल। और श्रम पोर्टल चर्चाओं में क्यों थी? क्योंकि श्रम पोर्टल पर अभी क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग यानी कि लगभग एक दिन में 30,000 के करीब लोग जो है इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन श्रम पोर्टल पर करा रहे हैं। और ये अभी चर्चाओं में है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए दरअसल यह श्रम पोर्टल है, आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि जो आपके सड़कों पर जो किनारे जो रेडी पटरी पर जो लोग लगाते हैं, रेडी लगाने वाले जो लोग होते हैं, मिस्त्री हो गए, वेंडर वगैरह हो गए, उनके लिए योजना है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, इस पोर्टल को कई भाषाओं में कई लैंग्वेजेस में शुरू कर दिया गया, इसलिए चर्चाओं में। और इसकी शुरुआत 2021 में अगस्त में हुई थी, यह भी हमने आपको बताया था। दूसरा, हाल ही में क्या हुआ है, लिथियम की बड़े मात्रा में खोज की गई है। चाइना के द्वारा तिब्बत में लिथियम की खोज की गई है। और इसके अलावा हमने आपको 2-3 पॉइंट और बताया था कि भारत में भी जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बड़े मात्रा में लिथियम की खोज जो है की गई है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान वित्त सचिव जो कौन है, श्री तुहिनकांत पांडे जी हैं। और ये इस पर हमने प्रश्न भी आपको कराया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया है, इनको क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में इनको जो है इन्होंने क्या किया है, कार्यभार अपना जो है ग्रहण किया है भी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से अभी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित जो है सम्मान है, यह भी ध्यान रखिएगा आपको। इसके अलावा केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है, राजीव रंजन जी। इन्होंने 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी 2025 होगा या 24 नहीं 25 होगा, 25 को सिक्किम में देश के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है प्रश्न। ठीक है। दूसरा, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत मानक ब्यूरो को बोलते हैं BIS। ठीक है, BIS द्वारा अपना 78वां स्थापना दिवस यानी कि 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 6 जैन 1947 को इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में बेसिकली देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध पार्श्व गायक जो P जयचंद्रन है, उनका 9 जनवरी को क्या है, निधन हो गया है। तो यह भी आपके लिए जरूरी था। एक प्रश्न हमने नहीं दिया है जो कि नॉर्मल प्रश्न था। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के जो है करंट अफेयर्स पर। इसमें पहला आपके सामने जो टॉपिक है विश्व हिंदी दिवस। और कई बार आप लोग विश्व हिंदी दिवस और
हिंदी दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने प्रश्न को वहां पर गलत करके चले जाते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को कराया जाता है और इसी पर हमने फ्राइडे को 7 PM पे एक आर्टिकल कराया था। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और इसके अगर हम मोटो की बात करते हैं, यानी कि इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाने का बेसिकली जो लक्ष्य है वो ये है कि ग्लोबल लैंग्वेज बने और वैश्विक स्तर पर हिंदी को अच्छे तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। आपको यह भी मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यानी कि यूनाइटेड नेशन में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा बनाए जाने के प्रयास भारत के लंबे समय से चल रहे हैं। लगभग वर्ष 2015 से भारत यह प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि यूनाइटेड नेशन में हिंदी को आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि यह कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण होगा। इसके अलावा थीम जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो यह विश्व हिंदी दिवस इस बार 2025 में मनाया जा रहा है, 2025 विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? तो थीम है आपकी वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। ये क्या है? थीम है। और थीम अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि जो थीम होती है वो आपके निबंध के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हो सकता है कि यही थीम जो लिखा है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी है, यही टॉपिक निबंध के रूप में आपसे पूछ ले तो हिंदी की महत्ता क्या है, हिंदी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितने लेवल के लोग यानी कि कितने स्तर के लोग यानी कि ग्लोबली जो है कितने लोग हिंदी को बोलते हैं, इन सारे फैक्ट को आप जो है अपने निबंध में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा विश्व की लगभग 4.46 जो % पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है। यह भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाए जाने का प्रयास भी भारत के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा अब इस पर आधारित एक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। चूंकि विश्व हिंदी दिवस चर्चाओं में रहा है, तो दिवस अगर विश्व हिंदी दिवस चर्चाओं में रहा है तो आप जब आप तैयारी करेंगे तो क्या काम करेंगे, जब ये एक दिवस ये पढ़ेंगे तो इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि इस बार आपने एग्जाम में देखा कि दिवसों को उन्होंने आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कई बार दिवस नहीं याद होते हैं एग्जैक्ट, तो आप क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं। इसलिए अब यहां पर क्या प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित दिवसों को आरोही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि इसको आपको प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट इसका करना है। तो विश्व ओजोन दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व हिंदी दिवस और पंचायती राज दिवस है। अब आप इसको तभी कर पाएंगे इस प्रश्न को जब आपको सभी दिवसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि कब कब कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे सितंबर में मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, सितंबर में मनाया जाता है, इसको यहां पर लिख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, ये जून में होता है, ये भी लिख लीजिए आप। विश्व हिंदी दिवस अभी हमने पढ़ा ही, जनवरी मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो ये जनवरी हो गया आपका। और पंचायती राज दिवस बेसिकली आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमने महीने लिख लिए कि कब कब कौन कौन सा मनाया जाता है दिवस। आपसे पूछा कि आरोही क्रम में लिखो, यानी कि पहले छोटा नंबर यानी कि शुरुआती दौर से, ऐसे 1 2 3 4 5, और अवरोही क्रम में 100 99 98 ऐसे करके। तो देखो कि पहला महीना साल का कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो देखो इसमें से कि जनवरी में कौन सा दिवस पड़ता है, ये पड़ता है आपका विश्व हिंदी दिवस। तो अब कूट में देखो कि 3 नंबर पे पहला कौन सा है, तो ए तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, और सी में है और डी में है। यानी कि अगर पहले ए वाले ऑप्शन और बी वाले ऑप्शन में 3 नंबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं। इसको आप एकदम से साइड कर दो भैया, ये तो नहीं होगा। बाकी बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा जनवरी हो गया। अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। देखो फरवरी में कोई है, तो फरवरी में कुछ नहीं है। मार्च में कोई है, मार्च में भी कोई नहीं है। अप्रैल में कोई है, हां अप्रैल में है, कौन, पंचायती राज दिवस, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये देखो, तो अब देखो 3 के बाद 4 कहां पर है, तो 3 के बाद 4 सी में भी है, डी में भी है, यानी कि अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, अप्रैल तक हो गया। अब अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है।
देखो मई में कोई दिवस है, नहीं है। तो जून में कोई दिवस है, हाँ जून में है, कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो जून में क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर ये हो जाएगा, ये देखो। तो अब देखो 3 4 2 कहां पर है, 3 4 2 यहां पर है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ये वाला गलत होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बच रहा है, फिर भी कंफर्म आप लोग कर लीजिए। तो ये होगा 3 4 2 बचेगा आपका, सिंपल सी बात है क्या, 1, क्योंकि 1 कहां होता है, विश्व ओजोन दिवस सितंबर में होता है, यानी कि जून के बाद पड़ेगा सितंबर आपका सीधे सीधे। तो बस ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 3 4 2 1, यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस बात खत्म। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 क्या है, अरब प्लास्ट 2025, यानी कि अभी प्लास्टिक पर एक बहुत बड़ा समागम या सम्मेलन या मेले का आयोजन दरअसल दुबई में किया जा रहा है, और यहां पर प्लास्टिक की महत्ता, उसके ट्रेड आदि के बारे में जानकारी जो है यहां पर दी जा रही है। एक अच्छा सम्मेलन है और इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या की पॉइंट्स है, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह प्लास्टिक प्रदर्शनी का 17वां संस्करण है। तो कई बार क्या होता है, संस्करण जो होता है, यानी कि जिसको हम एडिशन बोलते हैं, वो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया आता है। तो जो भी आयोजन हुआ करे वो उसका संस्करण याद था, तो उसका कौन सा एडिशन है वो आपको बेसिकली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 17वां संस्करण था। और अरब प्लास्ट 2025 प्लास्टिक, रबर, पेट्रोकेमिकल्स और पैकेजिंग उद्योगों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, बिल्कुल सही बात है। और बेसिकली इसको 7 से लेकर के 9 जनवरी 2025 को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आप लोग इसको जानते होंगे, में आयोजित किया गया था, यानी कि 7 से लेकर 9। और यह प्रदर्शनी पर्यावरणीय प्रथाओं और सतत विकास को बढ़ावा देती है, पर्यावरणीय कारकों को भी और सतत विकास पर। यहां पर आपके सामने एक पॉइंट लिखा है सतत विकास, यहां पर आपके सामने प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आज मैं तुरंत आपको एक टास्क देता हूं कि सतत विकास, क्या सतत विकास, सतत विकास, इस पर आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। और सतत विकास के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि हमें एक ऐसा विकास करना है जो हमें भविष्य को ध्यान में रखकर करना है, यानी कि हम आज अपनी वर्तमान की जरूरतों को कुछ इस प्रकार से पूरा करें कि हमें भविष्य में चिंता करने की आवश्यकता न हो, यानी कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो उसको कोई दुख ना देखना पड़े। दैट मीन्स कि उसे भी शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी आदि की जो है प्राप्ति हो सके, यानी कि हम अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित ना कर दें कि हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरणीय प्रदूषण में बीते, ठीक है, यानी कि वो गुजारे। ये हमें नहीं इस तरीके से करना है कि हमने इतना विकास कर लिया, इस तरीके से विकास कर लिया। हमें डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करना है कि हमें खाली वर्तमान में ही करना है, हमें डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि ताकि हम भविष्य में भी अपने आप को स्थायी रूप से कर पाए, यानी कि भविष्य भी हमारा क्या हो, सुनहरा हो, ठीक है, यानी कि जल, जंगल, पानी, हवा में शुद्धता भविष्य में भी हमेशा बनी रहे, ठीक है। तो ये सतत विकास हो गया। और इसी में आपको पढ़ना होता है एसडीजी गोल्स, क्या एसडीजी गोल्स, इसमें 17 एसडीजी गोल्स होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। 17 के 17 एसडीजी गोल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपका यह काम है कि 17 के 17 एसडीजी गोल्स आप प्रिंट आउट करिए या कॉपी में नोट डाउन करिए और अपने वॉल पर अर्थात अपने दीवार पर या अपनी नोट्स में उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां से एक प्रश्न जो है डैम श्योर है कि पूछता आपसे, ठीक है। ये 2 आपका क्या है, टास्क है, ये आज आपका होमवर्क है जो कि आपको क्या करना है, पूरा करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा यह विशेष रूप से यह प्रदर्शनी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्लास्टिक से जुड़ा सबसे बड़ा मेला या प्रदर्शनी है, यह भी आपके लिए जरूरी है। और अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में प्लास्टिक प्रदर्शनी अरब प्लास्ट 2025 का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कि अरब प्लास्ट 2025 का आयोजन अमेरिका में किया गया, क्या यह पॉइंट सही है? नहीं, दुबई में किया गया। दैट मींस कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरा, यह प्लास्टिक प्रदर्शनी का 17वां संस्करण है, बिल्कुल सही बात है, 17वां संस्करण है। तो केवल एक क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, तो एक कथन सही नहीं है। अब देखो केवल एक कहां पर है, तो ये है ऑप्शन, तो यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ टॉपिक नंबर 3, भारत तालिबान बैठक, ये बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के जो विदेश सचिव हैं अब विक्रम मिश्री जी, और इसके अलावा जो
अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनका नाम बेसिकली क्या है, उनका नाम है आमिर खान मोताकी। इन्होंने बैठक अभी संपन्न इनकी हुई है। ये बैठक दरअसल कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर के भी इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान के रिश्ते भारत के साथ, भारत की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं। खासकर बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब से काबुल पर तालिबान का शासन हुआ है, तब से, उसके बाद से जो है अभी जो है क्या हुए हैं, अभी ये पहली बैठक हुई है। आपको यह भी बता दूं कि दरअसल तालिबान सरकार जो है उसको मान्यता, प्रॉपर मान्यता देने वाले देशों में बहुत कम देश हैं और उनमें से भारत भी है। भारत ने भी अभी आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान सरकार को मान्यता नहीं दिया, यानी कि तालिबान सरकार को समर्थन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी व्यापार वगैरह पर बात पहली बार हुई है। देखते हैं इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं या कि क्या कुछ इसके फायदे होंगे। खासकर चाबहार को लेकर भी चर्चा हुई है। चाबहार बंदरगाह यानी कि चाबहार पोर्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। आज मैप में यहां पर लगाना भूल गया उसका, लेकिन हम आपको थोड़ा सा चाबहार बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखो 3 देश हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक बात समझ लो यहां पर थोड़ा सा अच्छी सी। ये है आपका बेसिकली क्या, आपका भारत है, ठीक है, ये है आपका भारत है आपका, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा इसको हटाओ देखो ये भारत है आपका, यहां पर आपका बेसिकली क्या रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, इसी से लगा हुआ आपका अफगानिस्तान रहेगा, ठीक है, और इसी से लगा हुआ यहां पर क्या रहेगा आपका ईरान रहेगा, और इसी ईरान पर यहीं पर जो क्या होगा आपका चाबहार बंदरगाह है, यहां पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर, ठीक है, और ये आपका क्या है बेसिकली आपका अफगानिस्तान है। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान। यहां से भारत से जो है चाबहार के लिए जो है सीधा रास्ता जो है बन रहा है, यानी कि चाबहार पोर्ट पर भारत काम कर रहा है, ठीक है, चाबहार पोर्ट पर। और पहले क्या था, ये पाकिस्तान से होके हम जाते थे यहां पर, अब लेकिन हम सीधे जाएंगे और जो हमारा ट्रेड होगा, जो हमारा व्यापार होगा, वो ईरान, अफगानिस्तान के साथ साथ में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और रूस तक जो है बड़े व्यापक स्तर पर जो है पहुंचेगा। यानी कि हमारी निर्भरता कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान पर ज्यादा थी, अब क्या है वो निर्भरता कम होगी। और ऐसे में चाबहार पोर्ट जो है भारत के दृष्टिकोण से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार में जो है भारत को फायदा होगा, बल्कि मध्य और पश्चिम एशिया के साथ साथ में अन्य जो कंट्रीज हैं आपकी, वहां पर भी भारत को ट्रेड करने में क्या होगी, आसानी होगी। हालांकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बीच में मजबूत नहीं थे, लेकिन यह जो चाबहार बंदरगाह है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2002 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में इसको जो है सामने लाया गया था। बीच में इस पर जो है चीजें नहीं सामने आई, लेकिन उसके बाद जो है 2015-16 के बाद से चाबहार पोर्ट के विकास के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया और उसके बाद इस पर तेजी के साथ काम जो है चल रहा है। इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को टेंशन है, क्योंकि अगर जो है सीधे ट्रेड जो है यहां से जुड़ेगा तो कहीं नहीं पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम होगी, और इस मुद्दे पर चाइना कई मुद्दों पर भारत को घेरता है। ऐसे में जो काउंटर करने के लिए चाइना को चाबहार बंदरगाह क्या है, बहुत ही भारत के लिए जरूरी हो जाता है। इस पर एक मैं अच्छे सा आर्टिकल आपको करा दूंगा कि चाबहार बंदरगाह की इंपॉर्टेंस ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए क्या कुछ अच्छी है। इस पर प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा और एक आर्टिकल भी हम इस पर अच्छे से आपको करा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आपका एक टास्क है, खासकर 2024 में जो पीसीएस का एग्जाम मेंस का देने वाले हैं, वो लोग चाबहार बंदरगाह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मैं होमवर्क यहां पर लिख दे रहा हूं, चाबहार बंदरगाह, क्या चाबहार, इसको आपको क्या करना है, चाबहार पोर्ट, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और ये चाबहार जो पोर्ट है बेसिकली 2 भागों में क्या है डिवाइड है, जिसमें से जो एक बंदरगाह है उसका नाम बेसिकली क्या है, उसका नाम है मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इसका नाम जो है बेसिकली क्या है, ये देखिए ये शहीद कलंतरी और शहीद क्या है बहस्ती, 2 बंदरगाह है इस पूरे चाबहार बंदरगाह में। तो ये जो शहीद बहस्ती है, इसी पर जो है सरकार, भारत सरकार काम कर रही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह बैठक 8 जनवरी 2025 को संपन्न हुई है और ईरान के चाबहार पोर्ट के द्वारा भारत से व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई है अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है, कई मुद्दों पर। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के ग्वादर को किनारे कर अफगानिस्तान और ईरान के साथ ही मध्य एशिया के साथ व्यापार किया जा सके। ये मैंने आपको बता ही दिया। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, जो भारत के सबसे नजदीक है, इसीलिए भारत इस पर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। भारत की एक कंपनी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वही कंपनी और ईरान की एक कंपनी है, दोनों लोग मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं, राइट। चलिए ये हमने आपको बता दिया। चलिए
अब इस पर आधारित एक आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। तो पहला कथन क्या है हमारे सामने? पहला कथन है कि यह बैठक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी के मध्य में हुई है। बिल्कुल सही बात है, एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न भी बन सकता है कि बताओ भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आप कहेंगे विक्रम मिस्री हैं। यह भी प्रश्न हमने आपको जो है कराया हुआ था, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा, भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, कर रहा है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखो कूट में 1 और 2 कहां पर है? आप पाएंगे कि सी वाले ऑप्शन में 1 और 2 दोनों कथन लिखे हुए हैं। दैट मींस कि ये वाला क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी सही है। टॉपिक नंबर 4 क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसने अभी अपना जो है 150वां 150 जो स्थापना जो है वर्ष मना रहा है और 15 जैन 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 25 साल उधर हो गए, 20 के 100 साल और 25 साल इधर के, तो यानी कि 150 साल इसके हो गए हैं पूरे, इसलिए चर्चाओं में है। तो और इसके अलावा इस अपने 150वें स्थापना दिवस पर जो है कहीं ना कहीं स्थापना वर्ष मनाना जो रहा है ये IMD, इसने कई सारे जो है प्रोग्राम को भी शुरू किया है। जैसे कि खास बात यह है कि IMD इस बार पहली बार जो है 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है एक झांकी का प्रदर्शन भी करेगा, जो कि इसके लिए पहली बार होगा। और एक ओलंपियाड का भी जो है ये मौसम ओलंपियाड का जो है प्रदर्शन कर रहा है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस खास अवसर को मनाने के लिए IMD स्थापना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस मौके पर IMD 13 जनवरी को अपना पहला राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करेगा। इसके अलावा 12 जनवरी को रन फॉर मौसम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जलवायु और पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा 14 और 15 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष समारोह भी आयोजित किया जाएगा और IMD पहली बार गणतंत्र दिवस में अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा। अगर हम बात IMD की करते हैं तो बेसिकली यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके अधीन कार्यरत एक एजेंसी है। यह भी आपके एग्जाम में कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे IMD को लेकर के। अब हम इस पर आधारित प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD वर्ष 2025 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 120वां, 130वां, 140वां, 150वां। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 150वां स्थापना वर्ष जो है अभी IMD मना रहा है अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 है आपके सामने, भारत की तटरेखा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई है और उस पुनर्गणना में बात सामने आई कि जो भारत की तटरेखा है, ठीक है, वो क्या हुई है? लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों में तटरेखा की लंबाई कुछ और लिखी होगी। अब उनको भी करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्गणना के आधार पर जो है बुक्स में क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा और आपको अपने दिमाग को भी क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि भूगोल की किताबों में आप तटरेखा की लंबाई कुछ और देखते होंगे, बट अब वो डेटा क्या हुआ है? चेंज हो गया है। तो जरा इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहां पर आप इसको टिक लगा लीजिएगा। देखिए क्या हुआ है कि भारत की तटरेखा 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर के अभी 2023-24 में कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर लंबी हो गई है। मतलब इतना बढ़ गया है, इतने से इतना हो गया है। ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ हम और बातों की करते हैं पॉइंट्स की, तो पिछले 33 सालों में 48% तक की वृद्धि जो है यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि 357% तक की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। सबसे कम वृद्धि 5% केरल में हुई है और पुदुचेरी की तटरेखा 4.9 किलोमीटर कम हो गई है और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आप कहेंगे गुजरात। और इसके अलावा इस डेटा के आधार पर जरा मुझे बताइए आप लोग कि गुजरात के बाद ये जो पुनर्गणना भी तटरेखा की हुई है, तो गुजरात के बाद और कौन से 2 स्टेट आते हैं? क्योंकि दूसरे नंबर पर जो स्टेट था उसमें क्या हुआ? चेंज हो गया है। उसको मैंने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको बताना है। इंटरनेट पर जरा सर्च करिएगा कि अभी जो नई पुनर्गणना जो हुई है, उस आधार पर तटरेखा के मामलों में
कौन से 3 स्टेट जो है क्रमवार हैं मुझे बताइएगा। पहला गुजरात है और दूसरे और तीसरे पर कौन सा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो अब इस पर आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला पॉइंट है कि भारत की तटरेखा 1970 में 7,500 किलोमीटर से बढ़कर के 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई है। बिल्कुल सही बात है, सही है, इसको टिक कर दीजिए। दूसरा, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। तो अब देखो कूट में कहां पर एक और दो है, दोनों है, तो यहां पर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो सी बिल्कुल सही बात है। अब टॉपिक नंबर 6 आपका, घाना के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं। अब यहां पर एक बात आप लोग महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि जैसे घाना के राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, तो आपको सिर्फ घाना के राष्ट्रपति के बारे में ही जानकारी आपको नहीं रखनी है। अगर घाना आपकी चर्चाओं में है तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि दरअसल घाना के बारे में और क्या कुछ जानकारी आपको एकत्रित करनी होती है। तो हम लोग घाना के राष्ट्रपति को तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ में घाना देश से संबंधित अन्य क्या क्या फैक्ट आपको याद करने हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, घाना के नए राष्ट्रपति के रूप में जॉन महामा ने अभी शपथ ली है, दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। घाना के बारे में हम बात करते हैं, घाना गणराज्य जो है पश्चिम अफ्रीका में स्थित क्या है, एक देश है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं तो इसकी सीमा पश्चिम में कोटे डी आइवर है। इसके क्या पश्चिम में कोटे डी आइवर, अब देखो ये है आपका घाना और इसके पश्चिम में क्या है, कोटे डी आइवर है, तो बिल्कुल सही बात है, कोटे डी आइवर है। ठीक, इसके अलावा उत्तर में बुर्किना फासो है, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका उत्तर है, उत्तर में बुर्किना फासो है, ठीक बात है। इसके अलावा पूर्व में टोगो है, बिल्कुल सही बात है, पूर्व में टोगो है, ये देखिए। और क्या लिखा है, और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से मिलती है। दक्षिण में यहां पर गिनी की खाड़ी यहां पर नहीं मेंशन है, लेकिन दक्षिण में गिनी की खाड़ी आपको यहां पर दिखाई देगी। इसके अलावा समुद्री सीमा की हम बात करते हैं घाना के, तो समुद्री सीमा की बात करेंगे तो दक्षिण में इसके अटलांटिक महासागर है, बिल्कुल सही बात है, घाना के दक्षिण में अटलांटिक ओशियन है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तथा दक्षिण में इसके गिनी की खाड़ी है, जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो अगर मैप में आप इसको देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैप में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए, ये हो गया आपका घाना के पश्चिम में कोटे डी आइवर हो गया, पूर्व इसके उत्तर में बुर्किना फासो हो गया, पूर्व में इसके टोगो हो गया, दक्षिण में इसके क्या हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करेंगे तो आप चाहें तो ये देखिए, इसको आप यहां पर देख सकते हैं इस मैप को। आई थिंक अब आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना, ये देखिए। ठीक है, चलिए, तो मैप में आप लोग जो है समुद्री सीमा, उसकी स्थलीय सीमा, ये सब जानकारी आप लोग मैप के माध्यम से प्लीज कर लिया करिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। दूसरा, राजधानी क्या है इसकी, अक्रा है। ठीक है, ये भी आपके जरूरी है, अक्रा घाना की राजधानी है। करेंसी इसकी घानियन सेडी है। और घाना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अफा दजा है। ये भी फैक्ट आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे अगर फैक्ट पूछ लेगा आप एकदम से पागल हो जाओगे, यार आउट ऑफ जो है सिलेबस आ गया क्वेश्चन, बहुत पैटर्न कठिन बना दिया, ऐसा नहीं है। आप दरअसल क्या करते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप चीजों पर ध्यान नहीं देते हो। तो घाना की राजधानी, वहां की ऊंची चोटी, वहां के प्रमुख नदियां वगैरह, ये सब जानकारी आप लोग जो है एकत्रित कर लिया करिए प्लीज। ठीक है, तो ये घाना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अफा दजा है। ठीक है, अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। यह प्रश्न हमने आपको इसलिए एग्जैक्ट सीधे दे दिया क्योंकि आप लोग अलग अलग देशों की राजधानियों को की एक लिस्ट बना लीजिए, जो देश हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहे हैं, उन देश की राजधानियां क्या क्या हैं, आप उसकी एक लिस्टिंग जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे। पॉइंट नंबर 7 है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में जारी कर दी गई है। इस पर मैं एक आर्टिकल भी आपको कराऊंगा। और ये रिपोर्ट बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने जारी किया है। और इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि आने वाले समय में 2030 तक लगभग कुछ अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों में कमी आएगी और कुछ सेक्टर्स में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आने वाले समय में जो कृषि श्रमिक हैं और जो ड्राइवर हैं उनकी जॉब में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी ओर जो लिपिकीय संवर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, जो कैशियर संबंधी जानकार जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जॉब में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिनको बेसिकली टेक्नोलॉजीज की नॉलेज बहुत ज्यादा है, खासकर AI से लेकर के बिग डेटा से लेकर अलग अलग, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा कई अन्य सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो है जॉब में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये डेटा बेसिकली अभी हाल ही में WEF ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के नाम से जारी किया है। आइए इसके हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आने वाले दशक यानी कि 2030 तक
ग्लोबल लेवल पर करीब 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। ये अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन इसके साथ ही इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर नौकरियों में गिरावट भी देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आपको भी बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां डाउन जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आईटी सेक्टर में खासकर नौकरियां बहुत आने वाले समय में कम होंगी। वो इसलिए कम होंगी बिकॉज ऑफ एआई से लेकर के चैट जीपीटी से लेकर अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजीज जो है मानव संसाधनों को कम करेंगी और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी को डाउन करेंगी। राइट, चलिए इसके अलावा लगभग 92 मिलियन यानी कि 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी अभी 2030 तक जो है ये बात जो सामने आ रही है। आने वाले 5 सालों में कृषि श्रमिकों और ड्राइवरों की नौकरियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, यह भी आपके जरूरी था। इसके अलावा जबकि लिपिक और कैशियर संवर्ग की नौकरियों में कमी देखने को मिलेगी, और एआई, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी क्षेत्रों में कौशल की मांग बढ़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में नौकरी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्योंकि जो उनको नॉलेज टेक्नोलॉजी की होगी निश्चित तौर पर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अब चूंकि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चर्चाओं में रहा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित क्या है, एक गैर लाभकारी संस्था है, और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय क्या है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये 3 फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर हम अदर फैक्ट की बात करते हैं तो अदर फैक्ट में क्या होगा कि निश्चित तौर पर जो है जो विश्व आर्थिक मंच है वो ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों के साथ में काम करता है, ताकि आर्थिक दृष्टिकोण से सभी देशों में क्या हो जो है मजबूती आ सके। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप लोग ये काम करिएगा कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं आपके, उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो WTO होगा, चाहे वो आपका IMF हो गया, चाहे आपका अन्य जो है ग्लोबल लेवल पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि यह पार्ट भी है आपके सिलेबस का। पेपर सेकंड में अंतरराष्ट्रीय संगठन करके एक जो है अच्छा सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो आपके पार्ट भी है आपके सिलेबस का, इसलिए आप लोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इस पर प्रश्न था, तो हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की गई है? WHO के द्वारा, IMF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा? तो सिंपल सी बात है कि जो अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है वो बेसिकली विश्व आर्थिक मंच यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। C इज द राइट आंसर। ठीक है, टॉपिक नंबर 8 आकाशवाणी, और ये अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कुंभवाणी, आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया है। और आकाशवाणी के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन में आप लोगों ने आकाशवाणी से कई सारे कार्यक्रमों को सुना होगा, चाहे वो रामचरितमानस हो या न्यूज हो या फिर कोई भी अन्य न्यूज हो, आप निश्चित तौर पर उसके आदी रहे होंगे। 90s के जो लोग हैं, हम लोगों ने जो है रेडियो का खूब इस्तेमाल किया है, और एक विविध भारती चैनल आता था, अभी भी आता है, उस पर 8 बजे जो है हवा महल आता था, हम लोग उसको जरूर सुनते थे। आज भी गांव में रेडियो का महत्व जो है कम नहीं हुआ है, हालांकि फोन आने के बाद निश्चित तौर पर इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं आज भी दूर दराज गांव में आज भी रेडियो उतनी ही शिद्दत के साथ सुना जाता है, और आज भी शहरों में भी लोग रेडियो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुभारंभ किया है। और अगर हम कुछ अलग अलग जो है चैनल्स के अगर निदेशक की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आकाशवाणी की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल जी हैं, और दूरदर्शन के महानिदेशक कंचन प्रसाद जी हैं, और डीडी न्यूज की महानिदेशक कौन है? प्रिया ठाकुर जी हैं। आप ये देख पा रहे हो 3 के तीनों जो है क्या है, ये महिलाएं हैं, और इस समय विमेन एम्पावरमेंट अपने आप में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ रही हैं, और उन्हें बढ़ना भी चाहिए। पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्हें चलना चाहिए, क्योंकि 50% की उनकी पॉपुलेशन है। अगर वो पीछे रह जाती हैं तो देश का विकास क्या होता है? अवरुद्ध होता है। और ऐसे में जो माता पिता हैं, खासकर फीमेल्स के, उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए, चाहे वो उनकी बेटी हो या चाहे उनकी बहू हो, उनको पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में देश और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न सिर्फ इससे परिवार में सुधार होता है, बल्कि समाज और देश का विकास निश्चित तौर पर होता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर कोई ऐसा देखता है तो ध्यान दे कि बच्चों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, और ये जो चैनल चलाया गया है बेसिकली कुंभवाणी चैनल, इससे क्या होगा कि इससे
जो है रेडियो के माध्यम से, कुंभवाणी चैनल के माध्यम से जो विविधता है कुंभ की, जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसको लोगों को जानने और समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग नहीं पहुंच पाते हैं महाकुंभ में, ऐसे में रेडियो के माध्यम से जो नया चैनल अभी शुरू किया गया है महाकुंभ वाला, इसके माध्यम से वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पल पल की जानकारी, पल पल उसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो है अन्य महत्वों के बारे में जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चैनल है, देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा कब महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल शुरू किया गया? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी। यहां पर डेट हमने यहां पर देखो आपको बताई होगी 10 जनवरी को। ठीक है, तो 10 जनवरी को दरअसल इसकी शुरुआत हुई है। तो आप चाहें तो यहां पर टिक लगा लीजिएगा, अपने ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी। अब टॉपिक नंबर 9 है सैयद अनवर खुर्शीद। ये बेसिकली अभी चर्चाओं में रहे हैं और इनको बेसिकली क्या किया गया है, अभी प्रवासी जो आपका भारतीय प्रवासी जो दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में, यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो होता है वो इनको दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट पर्सन भी हैं। तो सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक कौन? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और यह पुरस्कार स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ देखभाल, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था और ये इसी के लिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पर प्रश्न है आपके सामने कि सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद किस सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को कर लीजिएगा, यहां पर को कर सकते हैं या आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान, पद्म विभूषण या भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली प्रवासी भारतीय सम्मान, यानी कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट अब है थर्ड एशियन फिल्म महोत्सव। अभी ये चर्चाओं में है और चर्चाओं में क्यों? क्योंकि अभी इसका आयोजन होने वाला है 10 जनवरी से लेकर के जो है इसकी शुरुआत होगी, यानी कि मुंबई में इसका जो है आयोजन हो रहा है। इसमें कई सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और संभवतः ये जो है 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2025 के मध्य में ये चलेगा। तो थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हो रहा है, जो 16 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव के उद्घाटन में चीन की फिल्म द ब्लैक डॉग, देखो ये चीन की जो फिल्म है इसको आप लोग याद रखिएगा। चीन की फिल्म क्या है? द ब्लैक डॉग, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो फिल्म द ब्लैक डॉग आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको कॉन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता था, इसलिए यह आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है और फिल्में इसमें कौन कौन सी हैं यह भी सब दिखाई जाएंगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। यह भी आपके लिए जो है बहुत जरूरी है, यह भी कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 4 आसन में से एक गलत है, वो आपको बताना है। तो थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हो रहा है, क्या यह पॉइंट सही है? बिल्कुल सही बात है, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, महोत्सव के उद्घाटन में जापान की फिल्म द ब्लैक डॉग, क्या यह पॉइंट सही है? नहीं, जापान नहीं, देखो छोटा सा यहां पर गलत कर दिया, यह होगा चीन होगा। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तीसरी वाला ऑप्शन, पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। तो पूछा है कौन सा एक सही नहीं है, तो बी वाला ही क्या है? नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब आपके सामने कल के लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है?
4 आसान आपके सामने दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मैं आपको न्यूज और दे दूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो है अभी पीसीएस 2024 या 25 में मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना है तो वो प्रोग्राम जो है जारी हो चुका है, यानी कि वो शुरू हो चुका है। आप चाहें तो मुख्य परीक्षा के लिए, पीसीएस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उस कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो संस्थान के नंबर जो दिए गए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा नंबर भी मेंशन है, आप चाहें तो सीधे तौर पर मुझसे बात करके आप उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लक्ष्य बेसिकली यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम है तो उसके लिए आंसर राइटिंग आपके लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने लेखन शैली नहीं सुधारा, अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया तो आप कितनी ही किताबों को पढ़ लीजिएगा, कितने ही बुक्स को पढ़ लीजिएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए लेखन शैली बहुत जरूरी है। आप चाहें तो आप जो है उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। 3 महीने का हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, आप चाहें तो उससे जुड़ जाइएगा। आगे आपको कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मुख्य परीक्षा के लिए आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान में संपन्न विदेश सचिवों की बैठक के क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, समीक्षा कीजिए, यानी कि क्रिटिकल इसका एग्जामिन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और खासकर भाई साहब जो 2024 का मेंस देंगे, 2024 मेंस, उनके लिए ये जो है पीसीएस मेंस देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर प्लीज किया करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रश्न देता हूं। इसके लिए आप लोग अलग अलग कोचिंगों में अच्छा खासा अमाउंट पे करते हो भाई साहब, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कुछ दिक्कत अगर आएगी तो आप इसको कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी जो भी नए इनिशिएटिव आपके लिए चलाए जाते हैं आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि वर्ष 2025 आपके सफलताओं का होना होगा। आपकी ये सफलताओं पर विराम चिन्ह लगाने का ये वर्ष है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी पूर्वक जो अपनी पढ़ाई को करते होंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।